सब लोग कार के शीशे से बाहर इस कदर देख रहे थे कि जैसे कब उनकी कार जंगल से बाहर निकल जाए। लगभग 5-10 मिनट के बाद अर्चना ने इस भयानक खामोशी को तोड़ा। राहुल, क्या हुआ है बेटा? हमें कुछ बताएगा? तू ठीक तो है ना? तू चिंता मत कर, हम बहुत जल्द इस जंगल से बाहर निकल जाएंगे। बेटा, हे भगवान, ना जाने मेरे बेटे ने ऐसा क्या देख लिया है। अर्चना राहुल को तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी और फिर जैसे राहुल ने भी अपनी चुप्पी तोड़ने की कोशिश की। वो हमें यहाँ से निकलने नहीं देंगे मम्मी। राहुल ने अपनी खौफ भरी चुप्पी तोड़ी, पर ये चुप्पी अब सबको डराने वाली लग रही थी। संग्राम सिंह ने एक नजर पीछे मुड़कर राहुल को देखा, पर अगले ही पल उनका ध्यान अभी भी तेज गति से भाग रही कार के स्टीयरिंग पर ही आ गया था। मैं कुछ समझा नहीं राहुल, तुम कहना क्या चाहते हो? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या तुम बताओगे आखिर बात क्या है? ऐसा क्या देख लिया तुमने जो इतने खौफ में हो? हाँ राहुल, मैंने तुमको इतना परेशान कभी नहीं देखा। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज कुछ बोलो राहुल। गीता, जो कि कार की पिछली सीट पर राहुल के साथ बैठी थी, राहुल के माथे से टपकते हुए पसीने को अपने दुपट्टे से पोंछते हुए बोली। लेकिन राहुल के चेहरे पर अब भी खामोशी ने घर बनाया हुआ था। उसके होंठ अब अपने आप सिलने लगे थे। ऐसा ही लग रहा था कार सड़क पर अब भी तेज गति से दौड़ रही थी और संग्राम दंपत्ति अपने बहू गीता और बेटे राहुल के साथ उस कार में खौफनाक खामोशी और अजीब डर के साथ सफर कर रहे थे। सड़क पर अभी भी दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा था और जंगल था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था इस भयानक रात ने उस सड़क और जंगल को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। अचानक राहुल बोला और फिर अचानक से अगले ही पल वो ठहाके लगा के हंसने लगा। सब लोग परेशान थे, आखिर राहुल को ये हो क्या गया है और ये ऐसे हंस क्यों रहा है। अर्चना ने संग्राम सिंह को गाड़ी रोकने को कहा, पर राहुल अचानक बोल पड़ा और उसकी आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट घुल गई थी। नहीं पापा, गाड़ी मत रोकिएगा। अगर गाड़ी रुक गई तो अंजाम और भी भयानक होगा। बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? कहीं मेरे बेटे को किसी आत्मा या भूत ने तो अपने वश में नहीं कर लिया? अर्चना घबराए हुए स्वर में बोली। अर्चना को अपना शक सच होते दिखने लगा था, क्योंकि जो कुछ भी इस समय हो रहा था वो कोई साधारण बात नहीं थी। मम्मी आप सही थी, मम्मी आप सही थी। राहुल ने ना जाने क्यों इस बात की रट लगा रखी थी। राहुल की बात किसी को समझ में नहीं आ रही थी। क्या बुरा हुआ था और क्या होने वाला था? अब भी ये एक सवाल सा था सबके लिए, जिसका जवाब राहुल ही दे सकता था। सबका ध्यान राहुल की बातों में इस कदर उलझ रहा था जैसे उनके डर अपने साथ हुए उस छोटे से हादसे और एक्सीडेंट को जैसे भूल ही चुके थे। अर्चना सामने वाली सीट पर बैठी हुई थी, पर उसकी नजर पीछे राहुल को ही देख रही थी। उसने मुड़कर राहुल का हाथ अपने हाथों में ले लिया और पूछा, बेटा, तुम्हारे पापा, मैं और गीता सब परेशान हैं। हम सब जानना चाहते हैं ऐसा क्या हुआ जिसके कारण तुम ये कहना चाहते हो कि मैं सही थी। हमें समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। डरो नहीं बेटा, प्लीज हमें बताओ क्या हुआ था वहाँ पर। माँ चाहे कितनी भी परेशान क्यों ना हो, पर वो अपने बच्चों को हमेशा हौसला देने की कोशिश करती है। सवाल तो वैसे बहुत पूछे जा रहे थे, लेकिन राहुल जवाब किसी का भी नहीं दे रहा था। एक खौफ था उसके चेहरे पर जो अभी तक नहीं गया था। पता नहीं क्यों राहुल कभी अचानक भागने को बोलने लगता था और जब कुछ पूछा जाता तो खामोश हो जाता था। राहुल किसी से भी नजरें नहीं मिला रहा था। गीता उसके बगल में बैठी उसके हाथ को पकड़े हुई थी। संग्राम सिंह अब भी उन काली सड़कों पर कार दौड़ा रहा था और जैसे इन जंगलों से जल्दी अपनी कार को बाहर निकालना चाह रहा था। अगले ही पल आखिरकार राहुल ने खौफ में समाई अपनी जुबान खोली। मम्मी, पापा, गीता। राहुल की आवाज बेशक अब भी डरी हुई थी, फिर भी ना जाने वो कौन सा राज बताने वाला था। फिर उस कहानी की शुरुआत होने लगी जिसका इंतजार पूरा परिवार अब तक कर रहा था।
जब मैं झाड़ियों के पीछे उस आदमी को ढूंढने गया, मैं अपनी टॉर्च लिए इस उम्मीद से आगे बढ़ा कि शायद वहाँ कोई जख्मी हालत में होगा, पर मुझे वहाँ कोई भी नहीं दिखाई दिया। एक पल के लिए पता है मुझे ये भी लगा कि शायद वो कोई इंसान ना हो, कोई जानवर भी तो हो सकता है जो कार से जख्मी होकर जंगल में चला आया हो। लेकिन वो जानवर हो या इंसान, उसे मदद तो चाहिए होगी ना। इसी उम्मीद के साथ मैं झाड़ियों में आगे निकला तो मुझे काले और घने जंगल के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैंने आवाज लगाई, कोई है वहाँ? हेलो, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अगर आप वहाँ हो तो प्लीज जवाब दो। लेकिन किसी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। टॉर्च की रोशनी भी उस काले घने जंगल और इस काली अमावस की रात में फीकी पड़ रही थी। मैं ठीक से देख नहीं पा रहा था। तभी थोड़ी देर की कोशिश के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि वहाँ कोई भी नहीं है, और ये भी एहसास हो चुका था कि मैं किसी को ढूंढते हुए ना जाने किस मायावी से दिखने वाले भयानक जंगल में आ चुका हूँ। और साथ ही ये एहसास भी मेरे दिल को हो चुका था कि अगर कोई जानवर ही होता तो इतनी दूर जंगल में कैसे जख्मी हालत में आ सकता था। इसी एहसास के साथ मैं वापस आने के लिए मुड़ा ही था कि तभी कुछ हल्की सी आवाज मेरे कानों में आई। मैं एकदम से पीछे मुड़ा पर वहाँ कोई नहीं था। मैंने एक बार फिर आवाज लगाई, तभी मुझे किसी की रोने की आवाज आई। मुझे अब इस बात का पूरा यकीन हो गया था कि कोई हमारी कार से जरूर टकराया था। मैं जल्दी से अपनी टॉर्च लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जंगल में चलने के बाद मैंने देखा, इतना कहते ही राहुल की आवाज में जैसे एक अजीब सा डर थरथरा रहा था और उसकी आवाज जैसी रुक सी गई। संग्राम सिंह अब भी कार को सरपट भगा रहे थे। क्या देखा बेटा तुमने? कौन था वहाँ? अर्चना ने पूछा। मम्मी, वहाँ पर एक पेड़ के नीचे ना कोई बैठा हुआ था। कुछ देर सांस रोकने के बाद राहुल ने आगे बताया। कौन था वहाँ? गीता ने पूछा, जो पूरी तरह डर रही थी। ये तो मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया कि वहाँ कौन था, क्योंकि जब मैं पास पहुँचा तो देखा एक पेड़ के पास बैठे कोई रो रहा था। अब मुझे समझ में आ गया था कि वो किसी औरत की रोने की आवाज थी। मैं बहुत हैरान हुआ कि आखिर एक औरत इस भयानक जंगल में बैठी रो क्यों रही है, और वाकई क्या वो हमारी कार से टकराकर घायल हुई थी तो सड़क से इतनी दूर वो जंगल में कैसे आ गई? इस कहानी का अगला अध्याय आप जल्द ही सुनेंगे।